हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बीपीएससी 67 प्रीलिम्स का जो री एग्ज़ाम होना है उसके संदर्भ में ये वीडियो है। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी है, बुक लिस्ट है एंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उनके लिए बताया जाएगा कि क्या क्या हमको देखना है। कमेंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एम लक्ष्मीकांत से कौन से स्पेसिफिक हमें टॉपिक देखने हैं, या राजीव अहीर की जो स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसमें हमें कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स देखने हैं। साथ ही कुछ छोटी छोटी क्वेरीज़ हैं, जैसे एक उम्मीदवार ने कमेंट किया था कि क्या मुझे एडमिट कार्ड दोबारा से मिलेगा या सेम एडमिट कार्ड लेके एग्ज़ाम सेंटर जाना है। ये सारी चीज़ें हैं। एग्ज़ाम जो है, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सेंटर चेंज होगा या सेम सेंटर में मुझे मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम उसका सेंटर था किशनगंज में, तो वो चाह रहे हैं कि उनको कहीं लोकल में इस बार नज़दीक में मिले। तो क्वेरी सिर्फ ये जो क्वेरी है, इसके क्वेश्चंस यही हैं कि देखिए, एडमिट कार्ड दोबारा से आएगा और सेंटर भी दोबारा से मिलेंगे, कोई से भी मिल सकते हैं। बहुत ही रेयर है कि आपको सेम सेंटर मिले, बट हाँ, जैसे गर्ल्स हैं तो उनको मे बी सेम सेंटर मिल जाएगा। लाइक आरा, जो लड़कियां हैं उनको आरा ही अलॉट किया जा रहा है बेसिकली। चले स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट्स पे आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लिए। सो गाइज, स्पेशली ये जो स्ट्रेटजी है ये मेरे लिए है। आई मीन ये स्ट्रेटजी मैंने खुद के लिए बनाई है। इफ़ यू आर लाइकिंग इट, यू कैन फॉलो। ओके, बीपीएससी 67 प्रीलिम्स का जो री एग्ज़ाम है उसके लिए हार्डली मैंने जो टाइम डिसाइड किया है, हार्डली वो डिसाइड किया है आज से लेकर 24 या 25 अगस्त तक। ओके, डिपेंड्स कि पेपर का डेट कब आता है। अभी तो कोई डेट डिसाइडेड नहीं है कि 24-25 से लेके जो आपका अगस्त का लास्ट डे है, उसके अलावा सितंबर का फर्स्ट वीक, तो अभी डिसाइड नहीं है कि किस डेट को होगा। डेट तो बाद में ही ऑफिशियली नोटिफाई किया जाएगा कि कब होगा। तो मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि इन दीज डेज़ हमें कोई इम्पोर्टेंट काम भी हो सकता है, हम बीमार भी पड़ सकते हैं, हम कहीं जाना आना, ट्रैवलिंग वगैरह सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो चले स्टार्ट करते हैं हम आज से लेकर के जो 24 अगस्त तक का स्ट्रैटेजी है। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, टोटली अप्स टू यू। बट हम यहाँ पे जो बना रहे हैं स्ट्रैटेजी, वो अपने अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप अपने आप से मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, यूजली हम हिस्ट्री को पहले ही रखते हैं, इसके पीछे कारण भी है। तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में गाइस 3 प्रकार की इतिहास: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन काल और मध्यकालीन को आप क्या करेंगे, एक एक रीडिंग करेंगे, चाहे आप लूसेंट से करें, क्राउन से करें। ओके, और जो मेन इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक है, इन मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आपको आधुनिक भारत का इतिहास जो है अच्छे से रीड करना है। इसके शॉर्ट पॉइंट्स जो आपने बनाए हैं या बना रहे हैं, वो आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो आप आधुनिक भारत के इतिहास को लूसेंट से पढ़ सकते हैं, या जो आपका स्पेसिफिक जो बुक आता है, जैसे एनसीईआरटी जो 11th की है, ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री की, वो अपने आप में सफिशिएंट है। बट अगर आप चाह रहे हैं कि वो राजीव अहीर स्पेक्ट्रम की पढ़ी जाए, तो आप जो एनसीईआरटी है ओल्ड वाली, उसे स्किप कर सकते हैं। बट मैं यही बोलूँगी, या तो आप एनसीईआरटी के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ लें, ओल्ड एनसीईआरटी 11th की, या फिर आप स्पेक्ट्रम राजीव अहीर की कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी यही है कि क्या स्टार्टिंग से पढ़ें, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ें, जिसमें स्रोत हैं, उपागम है, पहला चैप्टर इकाई 1 का। फिर आपके आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम हो गए, यूरोपियों का आगमन हो गया। तो मैं बोलूँगी कि नहीं, यहाँ से आपको नहीं पढ़ना है। कारण क्या है कि इनसे प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम है, 1% के आसपास भी नहीं है। तो आपको जो स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको जो स्टार्टिंग करनी है, अध्याय 7 से स्टार्टिंग करनी है, 1857 के विद्रोह से स्टार्टिंग करनी है। फिर आपको जो सुधार आंदोलन हुए थे, जिसमें आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन हो गया, स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ हो गया, फिर आपका राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट। राष्ट्रीय आंदोलन के बाद में
जो जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ था, जिसमें गांधी का अभ्युदय हुआ था, क्योंकि गांधी जी इम्पोर्टेंट हैं, उन्होंने बिहार के चंपारण से स्टार्टिंग करी थी, इसकी वजह से इन्हें पढ़ना आवश्यक रहेगा। हालांकि हम लोगों ने इसको रिवाइज कर रखा है, इतना डीप नहीं पूछेगा। फिर हमें खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन को देखना होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन को देखना होगा। इसके बाद में जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, पाकिस्तान की डिमांड, युद्ध के उपरांत जो राष्ट्रीय परिदृश्य थे, हमें ये देखना है। फिर हमें जो और टॉपिक हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, तो उनमें से आपका जैसे भारत में प्रेस का विकास हुआ था, ये हमें देख लेना है। इसके अलावा जो कुछ कृषक आंदोलन हुए थे, श्रमिक वर्ग का आंदोलन हुआ था। फिर जो बाद में जो बुक्स हैं एंड ऑथर हैं, ये हमें ज़रूर देखने हैं। बुक्स एंड ऑथर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जो हमें देखने, चाहे आप स्पेक्ट्रम से पढ़ लीजिए या फिर एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है गाइज। जो सेकंड सब्जेक्ट है साइंस का, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, हमें इन चीज़ों को किससे पढ़ना होगा? आप लूसेंट से या क्राउन से ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या पढ़ना है? इसके अलावा मैं आपको लास्ट वाले पॉइंट पे बताऊंगी। देखिए, जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स होंगे आपके पास। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस जो आपके एमसीक्यूज़ होते हैं जो आप सॉल्व करते हैं, ये तो लास्ट में बताऊंगी। एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल आप लूसेंट या फिर क्राउन से इन तीनों विषयों को पढ़ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स में गाइस आपको इंडिया एंड इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या क्या करना है? कोई ईयर बुक लेनी है, एक ऐसी ईयर बुक लेनी है जिसमें कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर्स होना चाहिए, ठीक है। ईयर बुक 2 हाफ ईयरली बुक अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। हाफ ईयरली होंगी तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। एंड बाकी का जो आप चाहें तो सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप सुन सकते हैं, ओके। आपने अगर कोई शॉर्ट नोट्स बनाया तो रिवाइज कर लें, वरना यही आपका हाफ ईयरली एंड ईयरली बुक जो भी रहेगा आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अभी मैंने सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल करंट की बात की, बिहार करंट अफेयर्स की बात नहीं की है। चले आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार स्पेशल। तो गाइज़ बिहार स्पेशल का जो टॉपिक है वो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका कारण है कि इससे भी आने वाले प्रश्नों की संख्या अधिक ही रहती है। तो बिहार स्पेशल एंड बिहार का करंट अफेयर्स। बिहार स्पेशल में हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ जो बिहार का आधुनिक इतिहास है वो, प्लस बिहार के नेशनल जो मूवमेंट हुए थे, नेशनल रिवोल्यूशंस हुए थे, वो हमें देखने होंगे। कहीं ना कहीं वो सारे रिलेट करते हैं इंडिया के नेशनल मूवमेंट और रिवोल्यूशन से। बिहार करंट अफेयर्स बाद में देखेंगे। इससे बाद में हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखिए बिहार के जो भी सिस्टम है, रिवर सिस्टम, माउंटेन, प्लेन, वहाँ के जो भी भूगर्भिक संरचनाएं हैं बिहार के, ज्योग्राफी में जो जो वहाँ पे आ रहा है, मृदाएं, वहाँ की फसल, सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी, जिनको हमने यूट्यूब से मोटिवेशनल नीति क्लासेस में कवर करवाया है। हालांकि अभी हम इसके बारे में बुक भी सजेस्ट करेंगे। तीसरी चीज़ आपकी पॉलिटी हो गई। पॉलिटी, जो बिहार की पॉलिटी में कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं समझनी है, हमको इतना समझना है कि पहले सीएम कौन थे, पहले राज्यपाल कौन थे वहाँ पे, और जो भी पॉलिटी से रिलेटेड है वहाँ के इस समय चीफ जस्टिस, जो हाई कोर्ट का जो है वो कौन है, और जो हाई कोर्ट था उसकी स्थापना कब हुई थी, प्रमंडल कितने, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनगणना। बिहार की जनगणना बहुत आवश्यक है, जो कि हमें ज़रूर देखनी है। और इंडिया की जनगणना से इतने खास क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएंगे, बट बिहार की जनगणना से प्रश्न आते हैं, उससे रिलेटेड जो भी रहता है। फिर वन रिपोर्ट हो जाए। वन रिपोर्ट में बिहार की वन रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते हैं उससे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है, उसमें क्या होता है कि फूड डाटा, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और जो आपका फूड हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाईवे से रिलेटेड हो गया, मिनरल से रिलेटेड हो गया, ये आता है। फिर आपका जो इसको पढ़ना किससे है, इसको पढ़ना किससे है, तो गाइज़ जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आएगी उसमें ये सारी चीज़ें कवर करेंगे वो लोग। और स्पेशली जो बुक्स आती हैं जैसे KBC 9 हो, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें
कवर होती हैं हम, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चले आगे देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट विषय है, सब्जेक्ट है, हमारा अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में देखिए गाइज, ज्योग्राफी में मैंने मार्क नहीं किया है। इसका कारण है कि देखिए प्रश्न तो बहुत ही अलग लेवल के, डिफ़िकल्ट लेवल के आते हैं ज्योग्राफी से, क्योंकि लास्ट का जो रद्द एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप चाहें तो उठा के देखें, ड्रमलिन जैसे जो क्वेश्चन बने, तो उसे समझ में आता है कि ज्योग्राफी के लिए हमें कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। बट पूरा टॉपिक, पूरी बुक नहीं ख़त्म करनी है, स्पेसिफिक टॉपिक ही देखने हैं। सबसे बेस्ट क्या है, महेश कुमार बर्णवाल के कुछ खास टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। तो महेश कुमार बर्णवाल के अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और नहीं तो आप क्या करें कि 9th up to 12, ठीक है, NCERT अगर आपके पास है तो उसके कुछ खास टॉपिक आप देख सकते हैं। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना होगा। देखिए जैसे अगर आप ओपन करते हैं महेश कुमार बर्णवाल, तो वहाँ पे ब्रह्मांड वगैरह का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, पृथ्वी की गतियाँ ये भी नहीं, अक्षांश देशांतर ये सब चीज़ें नहीं, बट कुछ चीज़ें जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति, संकल्पनाएँ, ठीक है। और इसके बाद में जो चट्टानें हैं, चट्टानों के साथ जो आपकी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, भूकंप, सुनामी, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है वायुमंडल देख सकते हैं, जलवायु प्रवेश देख सकते हैं, और जो आपके जो सागरीय जल में तापमान लवणता है इसको देखना है, महासागरीय नितल और उच्चावच देखने हैं, ठीक है। इस तरीके से वायुमंडलीय जो दाब है, पवन है, इन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे एक टॉपिक है महेश कुमार बर्णवाल में, पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण, वो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर आप जो है भारत के भूगोल में आप चाहें तो ओनली कक्षा 9 की, ये जो 9th क्लास की NCERT आती है ज्योग्राफी की, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई आवश्यकता नहीं है और कुछ देखने की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटी में एक उम्मीदवार ने कमेंट किया था कि मैम पॉलिटी में पूरी बुक पढ़नी है या स्पेसिफिक टॉपिक ओनली। तो गाइज़ पूरी बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है और आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूरी बुक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पॉलिटी में आपको कुछ खास टॉपिक ही पढ़ने रहते हैं, और अगर आपको इसका पैटर्न देखना है तो आप BPSC 67 का जो रद्द एग्ज़ाम हुआ था उसको उठाकर एक बार देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी में हम जो स्टार्टिंग करेंगे बुक से, थ्रू बुक, आप बुक से ही पढ़ें। लूसेंट अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, बट आपको बुक एक बार कुछ खास टॉपिक के साथ में ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो उन टॉपिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा संविधान में कुछ अमेंडमेंट, जो इनिशियल वाले एक्ट थे 1919 का है ना, 1909 का, 1919 हो गया, 1935 का अधिनियम हो गया, ये चीज़ें तो हमको देखनी ही पड़ेंगी। और कब हमारा व्यापार जो था, हमारा नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था उसको कब प्रतिबंधित कर दिया गया, कब भारतीयों को शिक्षा का अधिकार मिला, कब उनको, ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। फिर हमें इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, विशेषताएं देखनी होंगी, संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं एक नज़र डालिएगा, प्रस्तावना में नज़र डालिएगा, जिसमें हो सकता है कुछ आए, हालांकि चांस ज़्यादा नहीं है, आ भी सकता है। नागरिकता इम्पॉर्टेंट है, मूल अधिकार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के मूल कर्तव्य हो गए। संविधान के संशोधनों में हमें सारे संशोधन ज़रूर देखने, खासकर जो करंट अफेयर्स के हैं, और कुछ वैसे वाले संविधान संशोधन जैसे 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। फिर संविधान की जो क्या कहते हैं, संसदीय व्यवस्था देखिए हमें देखनी पड़ेगी। इसके बाद में केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, आपातकाल चाहें तो देख सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, साथ में गवर्नर, CM, ये ज़रूर हमें देखना है, मुख्य जो राज्यपाल हो गया ये। फिर आपका संसद से क्वेश्चन बन सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है। समितियां हैं कुछ इम्पोर्टेंट, उन्हें भी देखा जा सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पंचायती राज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना, इससे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन बनी जाते हैं। फिर अनुच्छेद आएंगे, तो अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का पूछ सकता है, या सारे अनुच्छेद में हमें एक नज़र ज़रूर डालनी है, अनुसूचियों में नज़र डालनी होगी, ठीक है, ये अलग से आप पढ़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हमारी हो गई इम्पोर्टेंट।
जो कि पॉलिटी से संबंधित हैं और स्पेसिफिक टॉपिक ही हमें देखने होंगे, सारा कुछ नहीं पढ़ना है। अब आते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो गाइज़ इकोनॉमी में क्या है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही आते हैं ट्रेडिशनली, जैसे आपका आ गया जो आपका 5 ईयर प्लान है। 5 ईयर प्लान मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति हो गई। इस तरीके से जो ट्रेडिशनल होते हैं क्वेश्चन वही आते हैं। खासकर अभी क्या है इनका पैटर्न कि ये कंटेंट जो दे रहे हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है, जैसे बजट से, आर्थिक सर्वेक्षण से जो डाटा आ रहा है इम्पोर्टेंट वाला, उससे ही आरबीआई के डाटा से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। यही इनका करंट अफेयर्स का ट्रेडिशनल ट्रेड बन गया है अभी के टाइम पे, ठीक है, पैटर्न बन गया। चलिए आगे देखते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत ज़्यादा इसका देखिए कोई जिक्र नहीं है जो बिहार गजट है, बट क्या है कि हमें एक बार इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेने चाहिए ताकि हमारे लिए इंपॉर्टेंस इसकी, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन फंस रहे तो आप कर सकते हैं इसको। वो कहाँ से देखेंगे, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही काफ़ी रहेंगे। वो किस चीज़ के रहेंगे, तो पूर्वावलोकन के रहेंगे, घटना चक्र के। चले नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बजट एंड आर्थिक सर्वेक्षण। गाइज अभी जो पेपर हुआ था पुराना वाला ही डाटा सब में पूछा गया था। इवन यूपी पीसीएस में भी इन्होंने लगभग पुराना डाटा ही पूछा था, तो बिहार पीसीएस में तो इन्होंने पूछा ही था पुराना। सीडीपीओ में भी इन्होंने पुराना डाटा ही पूछा था। अभी क्या करना है, हमें दोनों देखने हैं, दोनों को उनके पॉइंट के अकॉर्डिंग नोट भी कर लेना है शॉर्टली, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आवश्यक हैं, इसके थ्रू आप बहुत सी चीज़ें उनके एक्सप्लेनेशन अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप 45% अपना रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि व्याख्या रहती है तो वो भी काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे वीडियोस आपको उपलब्ध करवाए गए हैं मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। उसमें आप मिसलेनियस भी देख सकते हैं, बिहार स्पेशल का भी देख सकते हैं। मॉक टेस्ट कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो मॉक टेस्ट हमारा टेस्ट लेने के लिए होते हैं कि हमने स्कोर, जैसे मान लीजिए बच्चे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आ गया है खुश हो गए, बहुत कम आ गया है दुखी हो गए। मैं एक बात बोलूं कि अगर आपका स्कोर कम बन रहा है तो दुखी होने की बात है, वास्तव में है। अब लोग कहते हैं कि क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो अलग ही पेपर आता है, सरल आता है, मॉक टेस्ट वाले तो कठिन ही लगा देते हैं उसमें। बट अगर आप यहाँ पे 90 स्कोर कर पा रहे हो मॉक टेस्ट में तो अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 बन रहा है, 50 बन रहा है तो दिक्कत की बात है, 40-50 बन रहा है तो वाकई में दिक्कत की बात है। तो मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं लगाने, तो कम से कम आप 5 टेस्ट तो लगा ही लो, है ना। 5 इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंस्टीट्यूट के लगा सकते हो, बशर्ते वो सही होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। आप किसी का भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसके लिए कोई खास मेरी तरफ से कोई राय नहीं है, आप कोई सा भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आपका जो इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट जो हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ देखिए, आप 2 चीज़ें फॉलो कर लें, या तो जीएस पॉइंटर पढ़ लीजिए या तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए। पूर्वावलोकन में व्याख्या है, अच्छे से समझाया है, और जीएस पॉइंटर 1 लाइनर है जिसमें पूर्वावलोकन के ही सारे कंटेंट जो क्वेश्चंस हैं 1 लाइनर में आपको उपलब्ध होते हैं। आपको जीएस पॉइंटर के सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ हमें ज़रूर देखनी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी देखना चाहिए, तो देखिए अगर आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो आप जीएस पॉइंटर स्किप कर सकते हैं या घटना चक्र को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनमें से कोई एक देखना पड़ेगा। फिर आप बात करें लूसेंट के सब्जेक्टिव की, तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप क्राउन पढ़ रहे हैं तो चलो वो अलग चीज़ हो गई, बट अगर आप लूसेंट सब्जेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी एनसीईआरटी और दुनिया भर का सब पढ़ लिए, तो वो मेरे हिसाब से गलत होगा। आपको एक बार लूसेंट का सब्जेक्टिव ज़रूर देखना चाहिए सारे विषयों का। और दूसरा जो तीसरा चीज़ है हमारा करंट अफेयर्स। तो गाइज़ करंट अफेयर्स में इंडिया, इंटरनेशनल और बिहार का करंट अफेयर्स हमको बहुत आवश्यक रहेगा। एक बुक स्पेशली हमारी बिहार करंट अफेयर्स की रहेगी, एक बुक हमारी ऐसी रहेगी जिसमें हमें इंटरनेशनल, नेशनल दोनों करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। बुक आप पसंद कर लेना जो भी आपकी फेवरेट हो। जैसे मैं घटना सार पसंद करती हूँ कि घटना सार हो गया नेशनल इंटरनेशनल के लिए, और बिहार स्पेशल के लिए कोई स्पेसिफिक बुक हो जाए। जैसे मैं डॉक्टर रजनीश कुमार सर की फॉलो करी थी लास्ट में मैंने, ठीक है। अब बिहार जीके की बात कर लें तो केबीसी का नैनो एक बुक है, ग्रीन कलर की, हरे कलर की है, और मेरी जो है सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव भी देखिए इसका उसमें है, क्वेश्चन भी दे रखा है उन लोगों ने, पहले आप पढ़ो फिर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये बुक अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बुक ये भी बहुत ही अच्छी है, प्री का कंटेंट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा आपको। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि लास्ट 5 डेज़ में हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, लास्ट 5 डेज़ में जब आप क्या करना है, काफ़ी चीज़ें होती हैं आपके पास में। आपको ट्रैवल भी करना रहता है एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए।
तो आपने जो भी शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे, बहुत शॉर्ट नोट्स जिनको आप यात्रा में भी कैरी कर सकते हैं, उसके लिए कोई मोटा रजिस्टर स्पाइरल कोई नहीं है मोटी, कोई एक हाथ में नोट्स लिए हो आप, कम से कम 10 से 20 सादे कागज़ में लिखे हुए शॉर्ट नोट्स हैं, तो उन्हें आप कैरी कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी करंट अफेयर्स की जो बुक होती है, ठीक है, ईयर बुक या हाफ ईयरली जो भी रहती है, तो उसमें आप हाईलाइट कर लेते हो, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट 5 डेज़ में आप क्या करेंगे, जो आपने बिहार जीके और जीएस का, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स तैयार किया होगा, ये दोनों, और करंट अफेयर्स के कुछ लास्ट जिनको आपने टिक करा था क्योंकि वो आपको याद नहीं थे, बाकी आपने जिनमें टिक नहीं किया तो वो सब आपको याद थे, जो नहीं याद हो रहे थे उनमें आपने क्या किया था, टिक लगा लिया था कि हाँ मुझे ये लास्ट में पढ़ना होगा। तो ये चीज़ आप लास्ट 5 डेज़ के लिए रख लीजिएगा। तो हो गई हमारी स्ट्रेटजी, और यही मेरी स्ट्रेटजी है। और आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी को एकदम कॉपी करना भी सही नहीं होता है। हाँ, गाइडेंस मिल जाए वो एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हुआ हमारे पास लगभग 40 से 42 दिनों का समय शेष है, अभी कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट एग्ज़ाम तय समय पे होना चाहिए, क्योंकि आयोग भी तत्पर है, तैयार है, उसके लिए तैयारियां उन्होंने बढ़ा दी है। बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे उन्होंने अभी तक पुरानी इशू को रिज़ॉल्व नहीं किया है, या बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे हैं। अब क्या कीजिएगा, हमारी जो ड्यूटी है वो हम कर रहे हैं बतौर अधिकारी। अगर हमें वो काम मिला होता तो उसके लिए भी हम कुछ अच्छा कर पाते। अभी फ़िलहाल हम लोग एस्पिरेंट है, तो एस्पिरेंट के हिसाब से जो कर सकते हैं करिए, ठीक है। प्रिपरेशन करिए आराम से, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होगा और इस बार होना है। इस बार आपको एक सीट चाहिए, मेंस लिखना है आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।